तो हेलो एवरीवन, रिवीजन में आपका फिर से स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों कि आपकी तैयारी अच्छी खासी चल रही होगी। तो दोस्तों आज से हम छत्तीसगढ़ के जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे सीजीपीएससी, सीजी व्यापम या अन्य किसी भी एग्ज़ाम, सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। ये विभिन्न सेट्स होंगे जिसमें हम टॉप 30 या टॉप 40 क्वेश्चंस करने वाले हैं और मैं कोशिश करूँगा कि सभी टॉपिक्स इसके अंदर हो। और यहाँ पर हम डेली के अब 2 वीडियोस लाने वाले हैं जिसमें आपकी जल्दी से जल्दी मैं ये प्रैक्टिस सेट आपकी कंप्लीट करा दूँ। इसके बाद हम मैथ्स की ओर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अगर आप वीडियो पे नए हैं तो पहले जाइए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगी। तो दोस्तों बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की ओर। अब दोस्तों आप यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए कि मैं कौन कौन से टॉपिक्स इन सेट के अंदर लेकर आने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर हम पढ़ने वाले चित्र काउंट करना, कैलेंडर, घड़ी, दिशा परीक्षण, क्रम परीक्षण, रक्त संबंध, पासा है ना, ये पासा है, न्याय निगमन, नया लिख दिया गया है, तार्किक वेन आरेख, घन घनाभ, बैठक व्यवस्था, वर्णमाला परीक्षण, वर्गीकरण, गणितीय संक्रियाएं, श्रेणी परीक्षण, लुप्त पद ज्ञात करना, पाई चार्ट, तर्क शक्ति, कथन और निष्कर्ष, तार्किक तर्क एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, संचार कौशल सहित पारंपरिक कौशल, निर्णय निर्माण और समस्या निर्माण। देखिए ये सभी टॉपिक्स होंगे और इसके अंदर भी विभिन्न टाइप्स होते हैं। तो हर सेट में मैं नए नए क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। तो आपके एग्जाम तक, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए ही ये जो सीरीज है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित चित्र में कितने वर्ग हैं? काउंटिंग फिगर से क्वेश्चन है, ठीक है। तो कितने वर्ग हैं बताइए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको काउंट करना है ये बाहर वाले वर्ग कितने हैं। 1 है ना, 2, 3 और 4। यहाँ पर आपने बाहर वाले वर्ग को देखा होगा, ये देखिए ऐसी इसी प्रकार से यहाँ 4 वर्ग हैं। फिर उसके अंदर आपको यहाँ पर एक वर्ग बड़ा सा देखने को मिलेगा, ठीक है, ये वाला सबसे बड़ा वाला। सबसे बड़ा वर्ग मिलाकर यहाँ टोटल बड़े वर्ग में कितने वर्ग हैं? 5 में, ठीक है। ठीक उसी प्रकार सेम आकृति क्या है, अंदर वाले की भी तो है, ये देख सकते हैं आप, ये अंदर वाले की। इसी प्रकार से ये भी बांटा गया है। तो इस अंदर में भी 1 2 3 4 और पूरा बड़ा वाला 5, तो 5 इधर भी हो गया। तो टोटल कितने वर्ग होंगे? 10 वर्ग आपको देखने को मिलेंगे। देखिए तकनीकी सहायता 2015 का क्वेश्चन, सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको कहीं भी और देखने की जरूरत नहीं है। आपको इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आऊंगा ना कि आपको और दूसरे जगह से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं। हाँ प्रैक्टिस सेट लगाइए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, जितना लगा सकते हो उतना लगाइए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10। अब इसमें भी आपकी काउंटिंग फिगर्स है लेकिन अब थोड़ा बड़ा है। तो दोस्तों मैंने आपको प्रीवियस प्रैक्टिस सेट कराया है, अगर उसको आपने लगाया होगा ना, इसको हलवे जैसा बनाएंगे। चलिए काउंट करते हैं वर्गों की अधिकतम संख्या। मैंने क्या कहा था, सबसे पहले इसको काउंटिंग कीजिए, इस 2 अन्य छोटे छोटे को भूल जाइए अभी के लिए, बाहर वाले को काउंट कीजिए। तो यहाँ पर नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4। ठीक इसी प्रकार से नीचे भी नंबरिंग कीजिए 2 3 4। अब 4 4 की नंबरिंग आपने कर दी, अब क्या करना है आपको? तिर्यक गुणा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, ये देख 4 का गुणा किससे करेंगे? 4 का, 3 का गुणा 3 से करिए, 2 का गुणा 2 से करिए और 1 नहीं है तो ठीक है। तो 4 का गुणा 4 से करो, कितना हो जाएगा? 16। फिर 3 का गुणा 3 से करो, ये हो जाएगा 9। फिर 2 का गुणा 2 से करो, ये हो जाएगा 4। और 1 का गुणा कुछ नहीं है तो 1 से करो, 1 से ये कितना हो जाएगा? 16 9 25, 4 29 और 1 30, ठीक है। अब 30 तो बड़े वाले में से आ गए। अब देखिए यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि अब ये छोटा वाला आप देखिए, ठीक है, और यहाँ पर इस प्रकार से आकृति है। तो इससे पहले हमने काउंट किया है, इस प्रकार की आकृति में कितने वर्ग होते हैं? टोटल 5। तो इसमें भी 5 हो गए और ठीक इसी प्रकार से इसमें भी 5 हो गए। 5 और 5 10, 10 इधर आ गए, ठीक है। तो अब आपका आंसर क्या हो जाएगा? टोटल 40 वर्ग यहाँ पर आप लोग को देखने को मिले हैं। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उम्मीद है मजा आ रहा होगा। साथ ही साथ में आप भी बनाते चलिए ना और आंसर को कमेंट बॉक्स पर देते जाइए। नेक्स्ट देखते हैं, यदि किसी लीप वर्ष का पहला दिन मंगलवार हो तो उस वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन है ए बुधवार, बी मंगलवार, सी सोमवार और डी रविवार। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन है, कैलेंडर का क्वेश्चन है ना, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं ना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी वर्ष का, ये बार बार हो जा रहा है, ठीक है, किसी भी वर्ष का पहला, देखिए टोटल एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन, ठीक है। तो किसी भी वर्ष का पहला और अंतिम दिन, ठीक है, अंतिम, तो अगर नॉर्मल वर्ष लिए तो अंतिम दिन क्या हो जाएगा? 365वां दिन। दोनों क्या होता है? समान होता है। जैसे पहला दिन मंगलवार हुआ तो 365वां दिन भी मंगलवार, पहला दिन सोमवार हुआ तो 365वां भी सोमवार, पहला दिन रविवार हुआ 365वां भी रविवार होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर बात की गई है लीप वर्ष की। तो लीप वर्ष में दोस्तों जो एक साल होता है ना, वो होता है 366 दिन का, ठीक है, 366 दिन का। अब देखिए
पहला दिन मंगलवार है तो अंतिम दिन क्या होगा इसका देखना है। तो मैंने क्या बताया कि अगर पहला दिन मंगलवार है तो 365वां दिन भी मंगलवार होगा। तो देखिए पहला दिन यहाँ पर मंगलवार दिया है, ठीक है, तो 365वां दिन भी क्या हो गया, मंगलवार ही हो गया। ठीक है, अब हमको 366वां दिन निकालना है, तो +1 आगे जाइए, मंगलवार के बाद क्या आता है, बुधवार। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा बुधवार। बहुत ईजी क्वेश्चन था, बस इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है मजा आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं, 1 घंटे का कौन सा भाग सेकंड कहलाता है। आपका ऑप्शन है ए 1/24, बी 1/60, सी 1/120 या डी 1/3600। तो दोस्तों आपको सीधा मैं बताता हूं कि 1 घंटा बराबर क्या होता है। 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है। अगर मैं इसी को सेकंड में बदलूं, 60 मिनट को सेकंड में बदलूं, देखिए सेकंड में पूछा गया है तो सेकंड में बदलिए। तो 60 को मैं सेकंड में बदलना हो ना, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 60 सेकंड से, 60 मिनट को 60 सेकंड से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा 3600 सेकंड। 1 घंटा बराबर 3600 सेकंड, या फिर मैं तो इसे ये भी लिख सकता हूँ ना कि 3600 सेकंड बराबर क्या होता है, 1 घंटा, मतलब तो वही है। तो यहाँ पर से आप बताइए कि 1 सेकंड बराबर क्या हो जाएगा। तो 1 सेकंड बराबर होगा 1/3600, नीचे आ जाएगा 3600। ठीक है, ये देखिए, तो देखिए पूछा गया है 1 घंटे का कौन सा भाग सेकंड कहलाता है। देखिए 1/3600वां भाग सेकंड कहलाता है। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। देखिए अन्वेषक भर्ती 2013 का क्वेश्चन है, इजी है, बस आपको समझना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्शन से। समीर उत्तर की तरफ 20 मीटर चलता है, उनके बाद दाई ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, उसके बाद पुनः दाई ओर मुड़कर 32 मीटर चलता है। अब वह बाई तरफ मुड़कर 15 मीटर चलता है, फिर पुनः बाई तरफ मुड़कर 15 मीटर चलता है। बताइए अपनी मूल स्थिति से वो कितनी दूरी पर है और किस दिशा की ओर है। देखिए दूरी भी पूछा गया है और दिशा भी पूछा गया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए मैं आपको बताते जाता हूँ। सबसे पहले समीर क्या है, उत्तर की तरफ 20 मीटर चल दिया है। देखिए ये है समीर, अब बोला गया है उत्तर की तरफ, देखिए नॉर्थ की तरफ मैं चलता हूँ और चले गया मैं कितना, 30 मीटर। ठीक है, अब देखिए क्या बोला है, उनके बाद दाईं तरफ मुड़कर 30 मीटर चलता है। अब दाईं तरफ चलता है, दाईं तरफ मुड़ता है, ये दायां हो गया, और इधर चलता है 30 मीटर। ठीक है, ये भी हो गया। अब आगे फिर से चलते हैं हम। ठीक है, उसके बाद पुनः दाईं ओर मुड़कर 35 मीटर चलता है। अब आगे चलता है और ये जाता है 35 मीटर। ठीक है, ये टोटल हो गया कितना, 35 मीटर चल गया भाई। ठीक है, बस इसको जैसे जैसे डायरेक्शन बोला गया ना, मैं वैसा वैसा मुड़ते चले जा रहा हूँ। अब वह बाईं तरफ मुड़कर 15 मीटर चलता है। चलिए इधर का बाईं तरफ क्या हो गया, इस साइड हो गया, इधर गया, अब इधर कितना हो गया, 15 मीटर, ये चले गया। अलग अलग पेन से यूज कर रहा हूँ ताकि आपको डायरेक्शन पता चले, है ना। फिर पुनः बाईं तरफ मुड़कर 15 मीटर चलता है। अब इधर का बाईं ओर किधर हो गया, ऊपर साइड, तो ये बाईं तरफ चलकर कितना चलता है, 15 मीटर चलता है। ठीक है, बताइए वह अपनी मूल स्थिति से कितनी दूरी और किस दिशा की ओर स्थित है। ठीक है, तो चलिए ये यहां पर हो गया। अब बताइए अगर मैं बोलूं यहां पर ये दिशा किस ओर है। ठीक है, दिशा किस ओर है बोलूंगा तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर दिशा में। ये किस दिशा में जा रहा है अभी, उत्तर दिशा में। तो उत्तर दिशा में कौन सा है, यहाँ पर तो ऐसा नहीं पूछा गया है कि वो किस दिशा की ओर जा रहा है, अपनी स्थिति से किस दिशा की ओर है ये बताना है। तो देखिए ये इसकी स्थिति है। अब यहाँ से इसको मैं देखना है, ये चेक करना है हमें। ठीक है, ये किस दिशा में है। अब चलिए बताइए ये 30 है तो इसके सामने वाला भी क्या हो गया, 30 मीटर हो गया। ठीक है, एक आयत के रूप में बन रहा है। अब ठीक इसी प्रकार से ये 20 है तो इसके सामने वाला भी क्या हो जाएगा, 20। अब देखिए टोटल 35 था, ये 20 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, देखिए सब चीज मैंने बता दिया ना। अब देखिए कैसे निकालते हैं। तो ये इसकी स्थिति है, यहां से लेकर यहां तक की टोटल दूरी कितनी हो गई, तो 30 + 15, 30 + 15 मतलब 45 मीटर। तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी निकल गई हमारी 45 मीटर। और बताइए इस स्थिति से यहां है, यहां तो ये कौन सी दिशा है, ये दिशा है उत्तर दिशा, सॉरी पूर्व दिशा, है ना। तो ये किस दिशा में है, पूर्व दिशा में। तो 45 मीटर और पूर्व दिशा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 45 मीटर पूर्व दिशा। ठीक है, उम्मीद है यहाँ पर आपको सब चीजें समझ में आई होगी, मैंने किस प्रकार से सारी डिस्टेंस को यहाँ पर लिया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां। पी यू वी से बड़ा है परंतु पी तथा क्यू से छोटा है। आर तथा एस वी से बड़ा है परंतु पी से छोटा है। पी और क्यू आर और एस तथा यू और वी समान उम्र के हैं, तब सबसे छोटा कौन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, बनाना कैसे है देखिए मैं बता दूं। तो यहाँ पर बोला, देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए ना सबसे पहले ये मैं बता दूं, ये जो
ये जो साइन है ना, तो इधर जो रहेगा वो बड़ा कहलाएगा और इसके पूछ साइड जो रहेगा वो छोटा कहलाएगा। इसी साइन से मैं बनाऊंगा, ठीक है। तो देखिए टी बोला है यू तथा वी से बड़ा है, तो मैंने ये लिया टी। अब टी क्या कहा गया है कि यू तथा वी से बड़ा है। देखिए यू तथा वी छोटे हैं तो इसलिए पूछ की साइड ले लिए, है ना। परंतु पी तथा क्यू से छोटा है, तो जो टी है ना ये पी तथा क्यू से छोटा है। देखिए ये पी और क्यू आगे आ गया। तो इतना तो हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यही बोला गया है कि आर तथा एस वी से बड़ा है। चलिए दूसरा कमेंट लिखते हैं। तो आर तथा एस, आर एंड एस, ये जो बड़ा है वी से बड़ा है, परंतु पी से छोटा है। तो देखिए ये जो है ना ये पी से छोटा है। इतना बता दिया है। और क्या बताया है, देखिए और बताया है कि पी और क्यू, आर और एस, यू और वी समान उम्र के हैं। मतलब पी का उम्र बराबर क्यू का उम्र, आर का उम्र बराबर एस का उम्र, और यू का उम्र बराबर वी का उम्र, मतलब सभी समान उम्र के हैं। तो अब बताना है आपको सबसे छोटा कौन है। तो आप यहां पर देखिए, अगर मैं ये देखिए पी और क्यू तो बराबर है, तो इसे भी मैं क्या लिख सकता हूँ पी। यू और वी तो बराबर है, इसे भी मैं यू वी लिख सकता हूँ या यू लिख सकता हूँ। ठीक इसी प्रकार पी और क्यू को भी मैं पी लिख सकता हूँ, क्यू लिख सकता हूँ, ये मैटर नहीं करता। अब सबसे छोटा बोला गया है, तो यहाँ पर सबसे छोटे दोनों में सबसे छोटे यहाँ पर क्या लग रहे हैं यू वी, यहाँ पर क्या लग रहा है वी। तो मैंने बताया वी बराबर ही क्या है यू भी है। मतलब यहाँ पर सबसे छोटे में कौन आ जाएंगे, या तो यू हो सकता है या तो वी हो सकता है, क्योंकि दोनों की उम्र समान है। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन नंबर कुछ भी नहीं दिया, तो इनमें से कोई नहीं, ये आंसर आएगा। तो यू और वी सबसे छोटे होंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों का उम्र समान है और यहाँ पर सबसे लास्ट में है। ठीक है, मजा आ गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां, यदि ए प्लस बी का मतलब है ए बी की बहन है, ए माइनस बी का मतलब है ए बी का भाई है, ए इंटू बी का मतलब है ए बी की बेटी है, ए भागित बी का मतलब है ए बी की माँ है, तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध दर्शाता है कि एल और एन बीबी और पत्नी है। तो एल बीबी होनी चाहिए, एन पति होना चाहिए, है ना। तो एल बीवी निकालना है और एन पति निकालना है। तो यहां पर से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आएगा। ठीक है, एक एक करके हम चेक करते चले जाते हैं, फिर आपका आंसर यूं ही आ जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं एल भागित एम का। ठीक है, एल भागित एम इंटू एन से। तो यहाँ पर बस इन मानों को रखना है, फिर आपका रिलेशन निकल जाएगा। तो सबसे पहले बोला गया है एल भागित एम, तो भाग वाला कहाँ है, यहाँ है। तो यहाँ पर बोला गया है ए भागित बी का मतलब है ए बी की माँ है, तो ए और बी की जगह में एल एम का यूज करना है। तो ए बी की माँ है बोला गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एल एम की माँ है। तो जो एल है, देखिए स्त्री को मैं सर्कल में दर्शाता हूँ और पुरुष को ट्रेंगल से, ठीक है। तो एल एम की माँ है, ये बोला गया है पहले इस सेंटेंस में। अब आते हैं एम और एन में, एम इंटू एन। तो इंटू वाला कहाँ है ये, तो ए इंटू बी का मतलब है ए बी की बेटी है है ना, ए बी की बेटी है। मतलब यहां से क्या हो जाएगा, एम एन की बेटी है। तो जो एम है ना ये एन की भी बेटी होगी, एन की भी बेटी होगी। देखिए बेटी बोल दिया गया है, स्त्री है। तो देखिए जब एम एल की भी बेटी है और एल स्त्री है, और जब एम एन की भी बेटी है, तो जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगा, ये पुरुष हो जाएगा, ये इसका पति हो जाएगा। समझ में आया, है ना। तो यहां पर से आप समझ पाएंगे कि एल यहां पर क्या है, पत्नी है, और एन है यहां पर पति, और एम इन दोनों की बेटी है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमको आगे चेक करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब पासे से क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में एक के विपरीत फलक में कौन सा अंक होगा। ठीक है, एक के अपोजिट क्या है ये आपको निकालना है। तो यहाँ पर आप देखिए 3 2 5 लिखा है, 3 2 1। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं आपको। जब भी किसी पासे में 2 अंक समान दिखे ना, तो तीसरा तो यूं ही मिल जाएगा। कैसे, तो यहाँ पर जब मैंने पासे में देखा तो यहाँ पर पहले पासे में 3, दूसरे पासे में भी 3, पहले पासे में 2 और दूसरे पासे में भी 2 समान है, समान प्लेस। तो ऑटोमेटिकली जो बचा ना वो दूसरे का क्या है, अपोजिट है। तो जो 5 है ना इसका अपोजिट क्या है, ठीक है, या 1 का अपोजिट 5 है। सीधा आपका आंसर आ रहा है। तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। देखिए सहायक संपरीक्षक में पूछा गया प्रश्न। नेक्स्ट देखते हैं, कथन तथा निष्कर्ष से संबंधित है। तो यहाँ पर बोला गया है कुछ दालें फल हैं, कुछ फल सब्जियां हैं, कुछ सब्जियां कमरे हैं, कुछ कमरे वाहन हैं। तो कौन सा निष्कर्ष यहाँ पर सही है ना। यहाँ पर दिया गया है निष्कर्ष कुछ वाहन फल हैं, कुछ सब्जियां दालें हैं, कुछ कमरे फल है, आपको बताना है। तो दोस्तों हर बार हम इस प्रकार के क्वेश्चन को किससे करते हैं, वेन डायग्राम से। चलिए भाई बनाते हैं। सबसे पहले बोला गया है कुछ दालें फल हैं, तो चलिए बनाते हैं। देखिए कुछ दालें, देखिए दाल है, दाल को मैं डी से दर्शाता हूँ, और फिर इसी को बोला गया है फल। कुछ दालें फल है, ठीक है। अब आगे आते हैं, कुछ फल सब्जियां हैं। चलिए भाई कुछ फल सब्जी बना देते हैं। ये देखिए कुछ फल, ये मैंने बना दिया, सब्जी बना दी, ठीक है। अब उसके बाद कुछ सब्जियां कमरे हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, कुछ सब्जियां कमरे हैं।
देखिए कुछ सब्जियां अब क्या हो गई, कमरे हैं, कमरे हो गए। ठीक है, अब कुछ कमरे वाहन हैं। चलिए भाई, कुछ कमरे वाहन है ना, कुछ कमरे, ये देखिए यहाँ पर वाहन है। ठीक है, वाहन को वी से दर्शा। अब इस प्रकार से अगर डायग्राम बन गया ना, तो आपका निष्कर्ष यूं ही आ जाएगा। चलिए देखते हैं कि एक बार में। पहला निष्कर्ष बोलता है कुछ वाहन फल है। तो देखिए ये है वाहन और ये है फल, तो कोई भी संबंध दिख रहा है क्या? ये तो दूर दूर में है, तो यहाँ पर कोई संबंध नहीं है, तो यहाँ पर ये तो गलत हो गया। कुछ सब्जियां दालें हैं, देखिए ये कुछ सब्जियां हैं और दाल कहाँ है? यहाँ पर। इन दोनों के बीच में भी ये एफ बैठा है, तो इनके बीच में भी कोई संबंध नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। फिर है कुछ कमरे फल हैं, देखिए ये है कमरा और ये है फल। ठीक, इन दोनों के बीच में भी कोई डिस्टेंस मतलब कोई समानता नहीं है, बीच में ऐसे, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत। तो कोई भी निष्कर्ष इसमें सही से नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई करेक्ट होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, देखिए पीएससी सहायक संचालक 2017। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा क्षेत्र युवा शिक्षा एवं बिना बेरोजगार वाले व्यक्ति को दर्शाता है? देखिए ये डायग्राम बना दिया ना, जब डायग्राम बना देता है ना, तो यार क्वेश्चन हलवा हो जाता है, बस आपको देखना है, आंसर देना है। तो देखिए यहाँ पर दर्शाया गया है, जो सर्कल है ना, ये युवा व्यक्ति को दर्शा रहा है, जो त्रिभुज है ये अशिक्षित को दर्शा रहा है, और जो रोजगार शुदा है ना, ये आयत को दर्शा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि कौन सा क्षेत्र युवा शिक्षित एवं बिना रोजगार वाले व्यक्ति को दर्शाता है? सबसे पहले आते हैं युवा में, तो सबसे पहले हमको देखना है युवा को। ठीक है, ये देखिए इस सर्कल में जितने अंक आएंगे वो आ गया युवा में। ठीक है, अब आते हैं पारी शिक्षित की, तो यहाँ पर तो दिया गया है अशिक्षित, तो अशिक्षित को हमको हटा देना है। ये जो है ना, ये जितने भी है इन सबको हटा देना है, क्योंकि हमको क्या लेना है? सिर्फ और सिर्फ शिक्षित को। ठीक है, शिक्षित को लेना है। अब आगे देखते हैं हम। अब बात करके की गई है ये रोजगार वाले व्यक्ति, ठीक है, और वो भी बिना रोजगार वाले व्यक्ति को। लेकिन ये क्या है? रोजगार शुदा, रोजगार वाले व्यक्ति। तो इतने जितने भी है ना, इतने जितने भी है इन सबको भी हटाना है, क्योंकि हमको क्या लेना है? सिर्फ और सिर्फ बिना रोजगार वाले की। ये तो रोजगार वाले हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा केवल केवल क्या बचा? एक बचा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आर 2015 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर घना घन इससे संबंधित है ना, घनों की संख्या यहाँ पर काउंट करना है। देखिए 3D आकृति आपको दी गई है। अब दोस्तों ये जो है ना बहुत टफ लगता है सभी लोगों को, लेकिन इसको काउंट कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो जो सरफेस दिख रहे हैं सीधा काउंट कीजिए उसको, सबसे नीचे वाले में आते हैं। तो ये है 1, ये 2 और ये 3, टोटल यहाँ पर कितने हैं? 3 है, 3 सरफेस नीचे से सामने दिख रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर साइड में कितने हैं? 1, 2 और 3, ये 3 हो गए। ठीक है, तो अब नीचे में आपको घनों की संख्या निकालनी है, जितने सरफेस दिख रहे हैं उसको आपस में गुणा कर दो। देखिए 3 और 3 कितना हो गया? 3 इंटू 3 बराबर, नीचे में कितने घन दिखेंगे आपको? सबसे प्रथम तल पर 9 घन। ठीक है, अब आते हैं उसके ऊपर वाले में। उसके ऊपर आप तो सीधा गिन सकते हैं, तो ये हो गया 1 दूसरे सतर में ना, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, तो यहाँ पर कितने घन हो गए? यहाँ पर घन हो गए 4। ठीक है, अब सबसे ऊपर में आप देखिए ये सबसे तीसरा नंबर पे है ना, तो यहाँ पर केवल और केवल एक घन है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। तो 9 4 13 और 1 14, 14 घन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 14। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर बैठक व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन है ना। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि 6 दोस्त ए बी सी डी ई और एफ षटकोशाकार मेज की भुजाओं की तरफ एक खेल खेलने के लिए निम्नलिखित क्रमानुसार बैठे हैं, जिसमें बोला गया है एफ ए के बिल्कुल विपरीत बैठा गया है और बी के दाईं ओर बैठा है, डी ए और बी के बीच बैठा है और सी बिल्कुल विपरीत बैठा है। तो बताइए बी के विपरीत कौन बैठा है? तो चलिए एक एक करके हम चलते जाते हैं। तो सबसे पहले 6 दोस्तों की बात की गई है, ए बी सी डी ई और, ठीक है। तो पहला देखिए, देखिए कहाँ बैठे हैं ये बोला गया है। देखिए षटकोशाकार, तो षटकोशाकार में ये देखिए ये आकृति बनती है षटकोशाकार। ठीक है, में 6 कोने आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब इसी आकृति में आपको बैठाना है इन सभी को। ठीक है, और यहाँ पर बताया गया किस प्रकार से बैठे हुए हैं। तो सबसे पहला देखते हैं कि एफ ए के बिल्कुल विपरीत बैठा है, तो यहाँ पर एफ है और यहाँ पर ए, क्योंकि दोनों क्या हो जाएंगे? अपोजिट में है। और बी के ठीक दाईं ओर बैठा है कौन? एफ। तो देखिए एफ जो है ना ए के बिल्कुल विपरीत बैठा है और बी के ठीक दाईं ओर बैठा है। तो देखिए एफ जो है ना ये बी ए के सॉरी बी के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए डी ए और बी के बीच में बैठा है, तो ए और बी के बीच में कौन बैठा है? डी बैठा है। और सी के बिल्कुल विपरीत बैठा है, तो सी के बिल्कुल विपरीत देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी आ गया। अब बताइए कि बी के विपरीत कौन बैठा है? तो देखिए खाली जगह है और 5 लोग बैठ गए हैं, तो एक कौन बचा? यहाँ पर ई बैठा है ना, ई बैठा है। तो बताइए बी के विपरीत कौन बैठा है? तो देखिए बी के विपरीत, ये देखिए बी के विपरीत कौन बैठा है? आपका आंसर हो जाएगा ऑटोमेटिकली ई। देखिए बी के विपरीत ऑप्शन नंबर
बैठा है। ठीक है, बस आपको बैठाते जाना है, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, आपको धारणा बनानी है ना, यहाँ पर किस प्रकार से आपका करना है, निर्णय लेना है। तो क्वेश्चन दिखाया गया है, किसी देश की जनसंख्या 4 वर्गों पी, क्यू, आर तथा एस में बटी हुई है। पी रोजगार के संसाधन की तलाश में है, क्यू सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए काम कर रहा है, आर आंतरिक सुरक्षा के लिए कार्य कर रहा है तथा एस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लगा है। तो इस देश को अस्थिर रखने के लिए, है ना, किस सबसे पहले कमजोर करना, किसे सबसे पहले कमजोर करना हो। तो देखिए, आपको 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, जिसमें पी बोला गया है। जो पी है ना, ये रोजगार के संसाधन की तलाश में है, पी जॉब खोज रहा है। क्यों बोल रहा है, क्यों कि ये सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए काम कर रहा है। उसी प्रकार से आर बोल रहा है कि आंतरिक सुरक्षा के लिए कार्य कर रहा है, और एस है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए कार्य कर रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको, है ना, इस देश को अस्थिर करना है, अनस्टेबल करना है, तो आप सबसे पहले किसको कमजोर करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको किसी देश को कमजोर करना है, तो आपको सबसे पहले कमजोर करना होगा उसकी सामाजिक एवं सांस्कृतिक जो क्षेत्र हैं, उनको आप जैसे ही कमजोर कर देंगे ना, तो जैसे ही सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य कमजोर हो जाएगा ना, तो ऑटोमेटिकली वहाँ की क्या है, आंतरिक सुरक्षा भंग हो जाएगी। और आंतरिक सुरक्षा भंग होगी तो उसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार खत्म हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली रोजगार भी खत्म हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्यू। हम किसको नष्ट करेंगे, सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान को यहाँ पर खत्म करेंगे, तभी सभी पूरा देश क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्यू। ठीक है, इस प्रकार से आपको आंसर देना है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न चिन्ह के लिए सही विकल्प चुनिए। देखिए, विलुप्त संख्या आपको निकालनी है। इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने बहुत कराए ना, और ये देखिए इजी टाइप से क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर दिया है एफ एच जे एल एन पी, तो वी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आएगा, है ना। चलिए, आप कॉपी पेन तो निकाले होंगे, सीधा कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इसका। तो दोस्तों, अगर कुछ भी इस प्रकार से आपको समझना होता है, सबसे पहले इसको नंबरिंग कर लीजिए, है ना। तो एफ की वैल्यू क्या होती है, 6, एफ 6 में है, ए होता है 10, वहीं एच होता है 8 में। ठीक है, तो और एल क्या होता है, एल होता है 12, एन होता है 14, पी होगा 16। ठीक इसी प्रकार से अब आगे बढ़ते हैं हम, किस प्रकार से ये जमे हुए हैं। तो जब आप ध्यान से देखेंगे ना, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 6 के बाद 8 है, 8 के बाद 10 है, मतलब 6 + 2 = 8, और फिर 8 + 2 बराबर क्या हो जाएगा, 10। ठीक है, उसी प्रकार से 12 + 2 = 14, और 14 + 2 बराबर क्या हो जाएगा, 16, है ना, मतलब पी। तो उसी प्रकार से +2 वाले यहाँ पर कॉन्सेप्ट में है, और क्लॉकवाइज हमें घूमना है। तो वी का कितना होता है, 22। अब 22 में हम क्या करेंगे, +2 करेंगे। ठीक है, 22 में +2 करो तो कितना आ जाएगा, 24, और 24 के स्थान में क्या होता है, एक्स होता है। अब देखिए 24, क्या देखते हैं आगे, क्या 24 + 2 करने पर आएगा इसका आंसर, 24 + 2 करेंगे तो देखिए 26 आ जाए, तो जेड का 26 होता है कि नहीं, जी हाँ, जेड का 26 होता है, मतलब आपका एक्स करेक्ट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, बस आपको इसके प्लेस वैल्यू याद रखनी है ना, कौन से नंबर पे कौन आता है। नेक्स्ट देखते हैं, शब्द कॉम्प्रिहेंशन के प्रथम 3 अक्षर को पलट दिया जाता है तथा फिर अंतिम 3 अक्षर को जोड़ दिया जाता है, और तब बाकी बचे हुए अक्षर को पलटकर जोड़ दिया जाता है। तो दाईं ओर से 10वां अक्षर कौन सा होगा, बहुत ईजी है। एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बोला गया है कि कॉम्प्रिहेंशन के प्रथम 3 अक्षर को पलट दिया जाता है। तो चलिए भाई, प्रथम 3 अक्षर कौन से हो गए, ये देखिए ये, ठीक है, इसको पलट दो। तो सबसे पहले आएगा एम, फिर है ओ, फिर है सी, ये हमने पलट दिया। ठीक है, उसके बाद फिर अंतिम 3 अक्षर जोड़ दिया जाता है। तो बताइए अंतिम 3 अक्षर कौन सा है, ये आई ओ एन, जड़िए जोड़ दीजिए आई ओ एन। इन्हें पलटने की बात नहीं की गई है ना, सीधा यहाँ पर जोड़ दिया जाता है बोला है। अब आगे देखते हैं हम, तब बाकी बचे हुए अक्षर को पलटकर जोड़ दिया जाता है। अब जितने भी अक्षर बचे ना, यहाँ से लेकर एस से लेकर पी तक, इनको पलट दिया जाता है और जोड़ दिया जाता है इसमें। चलिए भाई, पलट दो और जोड़ दो। तो सबसे पहले पलटोगे तो क्या आ जाएगा, पहले आएगा एस, फिर एन, फिर ई, उसके बाद एच, फिर ई, आर और पी। इस प्रकार से हमने जैसे जैसे कहा गया वैसे अरेंज कर दिया है। तो क्या बोला गया है कि दाईं ओर से 10वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए ये है दायां, तो दाईं ओर से आपको जाना है 10वें अक्षर में, है ना। दोस्तों, ये इधर से पहला अक्षर है पी, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और 9वां, और फिर ये 10वां। 10वें नंबर पे क्या आ गया, है ना, 10वें नंबर पे आई आ गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से आपको व्यवस्था करनी है, रीअरेंजमेंट से क्वेश्चन आता है ना। नेक्स्ट देखते हैं, संख्याओं द्वारा दर्शाए अक्षरों का सही क्रम जिसमें एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए। देखिए यहाँ पर जो है ना, शब्द दिए गए हैं और उनसे रिलेटेड संख्याएं दी गई हैं। अब आपको क्या बनाना है, एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। ठीक है,
तो देखिए आपको यूज़ करना है केवल और केवल CNTRMOAI। तो यहाँ से आपको एक अरेंज कर कर एक शब्द बनाना है जिसका अर्थ निकले। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना ध्यान से, तो यहाँ पर से बन रहा है रोमांटिक, ROMANTI, रोमांटिक बन रहा है। देखिए R भी है, O भी है, M भी है, A भी है, NTIC यहाँ पर सब है। ठीक है, अब इसके लेटर्स यहाँ पर अंक क्या निर्धारित किए गए हैं। देखिए R को क्या दर्शाया गया है 4, फिर O को दर्शाया गया है 6 से, M को दर्शाया गया है 5 से, A का नंबरिंग है 7, N का दिया गया है 2, फिर T का दिया गया है 3, I का है 8 और T का है 1। तो यहाँ पर से 4657238 यहाँ पर आंसर है। तो कहाँ पर है 4657238, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। बस आपको यहाँ पर वर्ड जमा के लिखना है, एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए इनमें से कौन सा विकल्प निम्नलिखित शब्दों का तार्किक क्रम दिखाता है। ठीक है, तर्क से संबंधित है, तो तार्किक क्रम आपको बनाना है। तो दिया गया है पौधा, फल, बीज, फूल, पेड़। ठीक है, तो एक निश्चित नियम है ना यहाँ पर, उसको आपको देखना है। देखिए यहाँ पर दोस्तों, सबसे पहले अगर आप एक पेड़ निर्माण की प्रक्रिया देखेंगे ना, तो सबसे पहले क्या लगाया जाता है, बीज लगाया जाता है। बीज लगाया जाता है तो सबसे पहले 3 नंबर पहले आ गया। ठीक है, तो 3 किस में है, देखिए डी में नहीं है, बाकी तीनों में है। अब बीज लग गया, उसके बाद उसमें क्या बनेगा, बीज के बाद उसमें बनेगा पौधा। तो पौधा बन गया, तो अब क्या आ गया, एक आ गया। ठीक है, तो 3 के बाद एक किस में है, सभी में है। पौधा आ गया, तो पौधा क्या बनेगा, के बाद बनेगा पेड़ बन जाएगा, छोटा सा पौधा बन जाएगा पेड़। तो एक के बाद क्या आ गया, 5 आ गया। 5 किस में है, ए और सी में है, तो बी में नहीं है, तो इसको हटा दो। ठीक है, अब पेड़ बन गया, तो पेड़ बन गया तो सबसे पहले फल आता है कि फूल, तो दोस्तों सबसे पहले आता है फूल, उसके बाद आता है फल। तो 3 1 5 के बाद क्या आ जाएगा, 4। 4 किस में है भैया, 4 है सीधा के सीधा ऑप्शन नंबर ए में। उसके बाद फूल के बाद क्या आ जाएगा, फल। ठीक है, तो देखिए ये आ गया 3 1 5 4 2, 3 1 5 4 2, आपका आंसर ए आ गया करेक्ट। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, बस आपको एक सार्थक क्रम से जमाना है। नेक्स्ट देखते हैं 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन हर बार कराते हैं और कमेंट बॉक्स पे आता था, इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। देखिए आ गया, RI में आया है 2017 में, और क्या चाहिए, तो कांस्टेबल में नहीं आ सकता, पटवारी में नहीं आ सकता। चलिए यहाँ पर दिया गया है यकृत, हृदय, वृक्क और क्वेश्चन मार्क, क्या आएगा। जिस प्रकार से यकृत से संबंध यस हृदय से है, तो वृक्क का संबंध किससे है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है ए खून, बी नाक, सी फेफड़ा या डी पेशाब। तो देखिए यकृत और हृदय दोनों के दोनों ना रक्त से संबंधित है, एक रक्त को शुद्धता करता है, एक पंपिंग करता है ना, ऑक्सीजन फ्लो करता है। तो यकृत और हृदय दोनों रक्त से संबंधित हैं। ठीक उसी प्रकार वृक्क क्या करता है, वृक्क जो है ना पेशाब निर्माण, मतलब जो अपशिष्ट है ना उसको छानने की प्रक्रिया यही होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेशाब निर्माण है ना, वृक्क की सहायता से होता है, मूत्र का निर्माण, यूरिया निर्माण। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यदि कोई है तो किसी वर्गीकरण के अंतर्गत अन्य से भिन्न है। ठीक है, तो चांदी, तांबा, पारा, टीन और लोहा दिया गया है। चांदी, तांबा, पारा, टीन और लोहा दिया गया, तो बताइए कौन अन्य से अलग है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखते हैं ना, तो चांदी, तांबा, टीन, लोहा, बाकी और पारा भी, सभी के सभी धातु तो हैं, लेकिन जो चांदी है, तांबा, टीन और लोहा ये सभी ठोस रूप में है, और केवल पारा क्या है, पारा ये द्रव रूप में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाकी सभी ठोस हैं, केवल और केवल पारा द्रव है, इसलिए आपका आंसर होगा पारा। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पर बस चिन्हों का परिवर्तन से संबंधित क्वेश्चन है ना, उसे बदलना है और सीधा आंसर देना है। बार बार मैंने इस टाइप का क्वेश्चन कराया है, तो इसका आंसर क्या देना है, आपको देना है, क्योंकि मैंने बार बार इसके क्वेश्चन का करा दिया प्रैक्टिस सेट है ना। इसका आंसर मैं तो नहीं देने वाला, लेकिन उम्मीद करूंगा कि आप करेक्ट आंसर दें। ठीक है, तो यहाँ पर भाग को प्लस से, गुणा को माइनस से, गुणा को माइनस से यहाँ पर और भाग से, ठीक है, इस प्रकार से चेंज करना है आपको, फिर आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 21, संख्या अनुक्रम में अगली संख्या क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, दिया गया है 1 1 2 3 5 8 और 13। चलिए अब देखिए यहाँ पर जब मैंने ध्यान से देखा तो ये पाया कि जब मैं एक एक करके एक दूसरे को जोड़ते जा रहे हैं ना, कैसे, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 0 है। तो 0 को मैंने 1 से जोड़ा तो क्या आया, 1 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार से मैंने जब 1 और 1 को जोड़ा, 1 और 1 को जोड़ा तो क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, 0 प्लस 1 को जोड़ा तो क्या आया, 1 आया, और 1 प्लस 2 को जोड़ा तो क्या, 1 प्लस 1 को जोड़ा तो क्या आया, 2 आया, और फिर 1 प्लस 2 को जोड़ूंगा जब मैं, तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 2 प्लस 3 को जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और 3 प्लस 5 को जोड़ूंगा तो यहाँ पर क्या आ गया,
8 आ गया, और 5 + 8 को जोड़ दिया तो यहाँ पर आ गया 13। ठीक है, 13। मतलब इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ने से अगली संख्या मिल जा रही है। तो फिर सीधा जोड़िए आप 13 और 8 को, तो 13 और 8 कितना हो जाता है 21, 21। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 21। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न चिन्ह के सही विकल्प को चुनिए, है ना। तो सही विकल्प आपको निकालना है भाई, यहाँ पर दिया है HFZ NLP। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये मिस्टेक। चलिए इसको बना लीजिए, अगर आपको प्रैक्टिस हो गई होगी तो एक बार बना लीजिए, ये क्वेश्चन तो रिपीट हो। ठीक है, इसका आंसर अभी तो मैंने बताया। ठीक है, ये बार बार 22 नंबर क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कूट पद्धति से GHATR के लिए कूट शब्द लिखिए। यहाँ पर दिया गया है, शब्द दिया गया है और इसका कूट निकालना है। तो देखिए ये कूट ना आपको कैसे निकालना है, ये इसका प्रैक्टिस भी मैंने पहले प्रीवियस सेट में करा रखा है। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है, आपको एक एक अक्षर ऐसा लेना है जो कि कॉमन हो। जैसे सबसे पहले मैं लेता हूँ हैंग, लेता हूँ हैंग, और यहाँ पर देखता हूँ RATS को। ठीक है, हैंग और RATS में आपको देखना है, हैंग और RATS में। तो यहाँ पर आप देखिए दोनों में कॉमन क्या है, और ऐसे में देखिए ना जिसमें टोटल एक ही कॉमन हो, तभी आप इस प्रकार से कॉमन ले सकते हैं, अन्यथा एक से अधिक होंगे ना तो आपको कन्फ्यूजन होगा। जैसे मैंने यहाँ पर देखा HANG में और RATS में, दोनों ए कॉमन है। देखिए ए यहाँ पर भी कॉमन है और ए यहाँ पर भी कॉमन, इसलिए मैंने हैंग और RATS को लिया। तो यहाँ पर से अंकों में देखिए कौन सा कॉमन है दोनों में से, तो यहाँ पर 2 3 5 4 है, यहाँ पर 1 2 7 9 है। तो यहाँ पर भी 2 कॉमन है और यहाँ पर भी 2 कॉमन है, मतलब यहाँ पर ए का क्या हो जाएगा, अंक 2 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से निकल गया। अब ये जब निकल गया ना तो इसे कट कर दो, मतलब इसका काम हो गया, इसको हमको काउंट अब नहीं करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब HANG और GATU में देखिए क्या कोई कॉमन है, तो HANG और GATU में तो देखिए इसमें भी G कॉमन है और इसमें भी G कॉमन है। ठीक है, तो G अगर दोनों में कॉमन है तो देखिए इसमें क्या कॉमन है, और देखिए इसमें 5 कॉमन है, इसमें भी 5 कॉमन, मतलब G का क्या हो जाएगा कूट में, G का हो जाएगा। तो अगर 2 आ गए ना तो आप बाकी का भी ऑप्शन से निकाल सकते हैं। देखिए A2 है, तो देखिए ए की जगह में 2, तो तीसरे नंबर पे 2 आना चाहिए। तीसरे नंबर पे 2 ए में है, इसमें नहीं है। तीसरे नंबर पे तो 1 है, यहाँ पर तीसरे नंबर पे 9 है तो ये भी नहीं है, इसमें तीसरे नंबर पे 9 है तो ये भी नहीं है। ठीक है, आपका आंसर ऐसे ही आ गया, एक निकाले ना आपका आंसर आ गया। क्रॉस चेक कर लेते हैं, G5 है, तो G5 है मतलब पहले नंबर पे क्या आना चाहिए 5, पहले नंबर पे 5, हाँ ए में है, तो फिर से श्योर हो गए हम। पहले नंबर पे 5 नहीं है तो ये भी गलत, पहले नंबर पे 5 नहीं है तो ये भी गलत, पहले नंबर पे 5 नहीं है। तो आपका आंसर यहीं पर से आ गया, पहले में ही आंसर आ गया था, लेकिन मैंने फॉर श्योर के लिए दूसरा भी निकाला है। इसी प्रकार से आप बाकी को भी निकाल सकते हैं, आपका आंसर यही होगा 5 4 3 2 7 1। आपको सबको दिखने की जरूरत नहीं है, आपके पास इतना टाइम नहीं होता। ठीक है, सहायक सम परीक्षा 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इजिली है क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, पाई चार्ट से ना हर प्रकार के क्वेश्चन के लिए आपको तैयार होना है, और मैं हर प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आऊंगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक परिवार की मासिक आय के आधार पर परिवार में किए गए विभिन्न मदों में व्यय का विवरण निम्नांकित चित्र में दर्शाया गया। देखिए ये जो खर्च है ना पूरा इस सर्कल में दिखाया गया है। इसमें ए है बच्चों की शिक्षा पर व्यय, बी है मकान किराया पर व्यय, सी बिजली और पानी पर व्यय, डी है वाहन टेलीफोन और रख रखाव पर व्यय, और ई है भोजन पर व्यय। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, यदि बिजली व पानी पर व्यय 800 हो तो भोजन पर कितना व्यय हो। देखिए ये होता है मैथमेटिकल रीजनिंग के अंतर्गत आता है ना इस प्रकार के क्वेश्चन, जिन्हें बोलते हैं गणितीय रीजनिंग। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है बिजली और पानी पर व्यय। तो बिजली और पानी पर व्यय को हम किससे दर्शाए हैं, सी से दर्शाए। तो देखिए सी कहाँ है, ये, तो इसका वैल्यू कितना दिया है 800, मतलब 5% की वैल्यू दी गई है 800 रुपए। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, भोजन पर कितना व्यय होगा। तो भैया भोजन पर व्यय को किससे दर्शाया गया है, ई से। तो जिसका वैल्यू है 35%, तो 35% की वैल्यू क्या होगी आपको निकालना है सीधा। ठीक है, तो सीधा सॉल्व करेंगे तो ये 800 हो गया, 5 नीचे आ जाएगा, क्या 35 की वैल्यू निकालनी है तो 35 को गुणा कर दो, क्या हो जाएगा 5 1 कम 5, 5 सत्ते 35 और 8 सत्ते 56, 5600 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बहुत इजी था ना, दिखने में बस टफ लगता है, सबसे इजी क्वेश्चन यही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में किसी वस्तु x का अनुपात 1993 से 99 तक करोड़ों रुपए में दिया गया है। ये वस्तु का अनुपात दिया गया है 93 से लेकर 99 तक। तो आपको क्वेश्चन दिया गया है 1994-95 से 1995-96 तक के x के आय में प्रतिशत बढ़त दिखाना है। तो देखिए ये भी मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन ही है, जिसमें यह है 1994-95 और यह है 1995-96। ठीक है,
यह 95 96, ये है 96 97 होना चाहिए ना, ये 95 और 96 है, ये गलत लिख दिया गया है। ये 94 95, ये है 95 96। तो इन दोनों में आयात में प्रतिशत बढ़त दिखाना है। तो देखिए यहाँ है 900, यहाँ है 1200, तो इन दोनों में देखिए कितने का अंतर है, तो दोस्तों 300 का अंतर है, 300 का अंतर है। परसेंट निकालना है तो कैसे निकालते हैं, देखिए कितने का अंतर है, 300 का, कितने में बढ़त हुई है, 900 में, 900 में, इसका निकाल देंगे परसेंट, तो परसेंट निकालना है तो 100 का गुणा कर देंगे, तो ये 2 0 कट गया, 3 तिया 9 हो गया और 3 एक कम 3 हो गया, ठीक है, 100 हो गया, तो 100/3 मतलब 3 तिया 9, फिर से 3 तिया 9 सही 1/3, या फिर इसी को बोलते हैं 33 सही 33.33%, ठीक है, 33 सही 1/3 या 33.33% दिया होगा, हाँ ये हो गया ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है। थोड़ा सा मैथ्स में आपको परसेंट निकालना, गुणा करना, ये सब चीज़ तो बेसिक आनी चाहिए ना, और आती भी होगी। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसमें से आपको बताना है कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत कथन है ना। अब देखिए क्वेश्चन कथन दिया गया है, कथन पहला है कुल लोग चाय पीना पसंद करते हैं, कुल नहीं है ये, क्या है, कुछ, तो कुछ लोग चाय पीना पसंद करते हैं। कथन 2 है सभी लोग चाय पीना पसंद करते हैं। कथन 3 है कुछ लोग चाय पीना पसंद नहीं करते। 4 है कोई भी चाय पीना पसंद नहीं करता। यहाँ पर क्वेश्चन है इन कथनों में 2 कथन ऐसे हैं जो एक साथ सही नहीं हो सकते लेकिन गलत हो सकते, मतलब सही तो नहीं होंगे लेकिन गलत जरूर होंगे, तो वे कथन है, कौन सा एक साथ गलत होगा बताइए। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें ना, तो पहला बोला गया है कुछ लोग चाय पीना पसंद करते हैं, दूसरा में बोल दिया गया सभी लोग चाय पीना पसंद करते हैं, तीसरा में बोला कुछ लोग चाय पीना पसंद करते हैं, और चौथा में भी बोल दिया कोई भी चाय पीना पसंद नहीं करता। तो यहाँ पर आप जब 2 और 4 को देखेंगे ना, तो 2 में क्या बोला है, सभी लोग चाय पीना पसंद करते हैं, लेकिन चौथा में बोला कोई भी चाय पीना पसंद नहीं करता, है ना। तो देखिए दोनों के दोनों एक साथ क्या हो सकते हैं, क्या हो गया, दोनों के दोनों क्या है, गलत हो गए एक ही साथ। कैसे, यहाँ पर सभी लोग चाय पीना पसंद करते हैं बोल रहे हैं, और यहाँ पर कोई भी चाय पीना पसंद नहीं करता बोल रहे हैं, यहाँ पर कैसे एक साथ गलत हो सकते हैं ना। हाँ भैया, तो यहाँ पर सही क्या हो सकता है, कुछ लोग चाय पीना पसंद करते हैं और कुछ लोग चाय पीना पसंद नहीं करते, तो कुछ तो करते हैं लेकिन कुछ नहीं करते, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, सभी लोग चाय पीना पसंद करते हैं और कोई भी चाय पीना पसंद नहीं करता, एक साथ गलत ही होंगे ना यार। तो सही कुछ बोल ही नहीं रहे हो, एक जगह बोल रहे हो सभी, एक जगह कोई भी नहीं। यहाँ पर कथन 2 और कथन 4 यहाँ पर सीधा गलत है, आपका कथन 1 और 3 सही है, कहाँ हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये है आगे आपका डिसीजन मेकिंग से, है ना, आपको क्या करना है। अब आपको हल्का सा बुखार है, आपके विचार में आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए, महत्वपूर्ण और अर्जेंट काम को पूरा करने के लिए आपको कार्यालय जाना चाहिए। बी, कार्यालय जाना महत्वपूर्ण नहीं है। सी, कार्यालय के काम के बारे में सोचना आवश्यक नहीं है। या डी, कार्य से अधिक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य है। या ई, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखिए, अगर आपको हल्का सा बुखार है और आपका काम बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट है, तो क्या आप ऑफिस नहीं जाएंगे, ऑब्वियसली जाएंगे ना। तो सीधा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, क्या, कि महत्वपूर्ण और अर्जेंट काम को पूरा करने के लिए आपको कार्यालय जाना चाहिए, क्योंकि आपको बुखार ज़्यादा नहीं है, आपको हल्का बुखार है, और हल्का बुखार है, अर्जेंट काम है, आपको कर सकते हैं, ठीक है, आपको ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है संचार एवं संप्रेषण से संबंधित है ना, तो संचार कौशल का क्वेश्चन है, देखिए CGPSC 2018-19 में पूछा गया है। तो निम्न में से कौन सी प्रभावी संप्रेषण की विशेषता है। ऑप्शन ए है ग्रहणकर्ता को तुरंत प्रत्युत्तर देना, तुरंत ही आंसर दे देना। बी है कम से कम कीमत और समय में विषय को सूचित करना, समय का प्रबंधन क्या होता है इसमें। सी, सही सूचना को सही समय पर सही व्यक्ति तक प्रेषित करना। या डी, प्रेषक द्वारा दिए गए संकेतों को समझना। या ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो प्रभावी संप्रेषण होता है ना, उसमें क्या होता है, जो प्रेषक, जैसे मैं प्रेषक हूं, मैं अपनी बातें आपको रख रहा हूं और आप ग्राही हैं, तो आपका ये कर्तव्य है कि आप मेरी बातों को अच्छे तरह से समझे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मेरी भाव क्या है ना, मेरे कहने का मतलब क्या है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेषक द्वारा दिए गए संकेतों को अच्छे तरह से समझना कि वो बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। अब वाटर इमेज से क्वेश्चन आ गया। वाटर इमेज का अगर क्वेश्चन आपने पहले किया होगा, मेरी वीडियोस देखी होगी, तो आप इसका आंसर अभी चुटकियों में देने वाले। देखिए ये चित्र दिया गया है, इसमें से वाटर इमेज निकालना है। तो वाटर इमेज की ट्रिक क्या थी, जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा बनेगा, उल्टा, लेकिन दाएं का बाएं नहीं होगा, बाएं का दाएं नहीं होगा। दाएं बाएं अगर होता है वो किस में होता है, मिरर इमेज में। यहाँ पर बात की गई है वाटर इमेज, तो बस ऊपर से नीचे आएगा, लेकिन लेफ्ट राइट में कोई चेंजेस नहीं होगा। बस इतना समझ गए ना, बन गया आपका आंसर। सबसे पहले मैं इस सर्कल को देखता हूँ, तो इस सर्कल में एक जो भाग है वो भरा हुआ है। तो देखिए एक जो भाग भरा है, जब मैं वाटर इमेज में देखूंगा तो ये जो काला वाला भाग है ये नीचे आ जाएगा,
लेकिन दाएं बाएं चेंज होगा क्या? नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट में है तो लेफ्ट में ही आएगा। तो देखिए इसका तो चेंज नहीं हुआ, ऊपर में ही है, इसका चेंज हुआ और ये भी किस में है? लेफ्ट साइड में, तो ये हो सकता है हमारा आंसर। और देखिए सी में, इसमें भी चेंज हुआ और लेफ्ट साइड में ही आया, तो ये भी हो सकता है हमारा आंसर। लेकिन डी में देखिए ये जो डार्क वाला भाग है ना, ये राइट साइड में दाएं भाग में आ गया, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि दाएं बाएं में चेंजेस नहीं आते। अब चलिए इस त्रिभुज को देखते हैं। तो वाटर इमेज में त्रिभुज क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो देखिए त्रिभुज उल्टा किसमें? इसमें तो नहीं है, इसमें भी सीधा ये भी नहीं है, इसमें उल्टा है तो ये सीधा आंसर हो जाएगा, और इसमें भी उल्टा है लेकिन ये तो था ही नहीं आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो वाटर इमेज इतना ईजी होता है ना। अब देखिए, अब आपके लिए क्वेश्चन है कि उस चित्र को चुनिए जो अन्य तीनों से भिन्न है। ठीक है, टीपीआई 2015 का क्वेश्चन है। देखिए बचपन में इसे सॉल्व करते थे, तो क्या भिन्न है, इसको इसका आंसर आपको देना है, कमेंट बॉक्स में देना है, और उम्मीद है आपको मैं कि इसका आंसर आप देंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी आगे, पूरे प्रैक्टिस सेट्स हम लगाने वाले हैं, तो आपको मेरे चैनल पर बने रहना है, और चैनल पर बने रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी तो यार कमेंट कीजिए। आज की वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।